नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र हूँ और आज हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क नेपाल की। 28 मार्च को नेपाल में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद से जो परिस्थितियां अभी तक बन रही हैं और 3 अप्रैल को वहां बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। क्या ये सारी घटनाएं जो नेपाल में हो रही हैं, इनका संबंध क्या सिर्फ नेपाल की आंतरिक परिस्थितियों से है या सिर्फ ये नेपाल का मामला है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा संबंध भारत से है और भारत के बाद चीन से भी है और फिर और अगर बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखा तो इसका पूरा संबंध साउथ एशियन जो हमारा खित्ता है, दक्षिण एशिया का क्षेत्र है, उससे है। और ये भविष्य में काफी असर डालने वाली है। ये घटना छोटी नजर आती है, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उसके इम्पैक्ट उसके जो प्रभाव हैं बड़े दीर्घगामी होने वाले हैं, ये तय है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये मसला क्या है। मसला ये है कि वहां पर नेपाल में जो है राजशाही वर्सेस लोकशाही की एक जंग है और वहां पर जो जनता है वो चाहती है कि फिर से वहां पर जनता कह लें या एक वर्ग है जो चाहता है कि वहां से फिर से राजशाही लौटे जो 2008 में खत्म हो गई थी और वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी थी और 2015 में वहां का संविधान बना और ये 16-17 साल वहां पर लोकतंत्र कह लीजिए गणतंत्र की स्थापना हुई और ये गणतंत्र के तहत चला वो। हालांकि इस बीच 17 सालों में 13 सरकार बदल गई। तो जो वर्तमान स्थिति जो हम परिदृश्य देख रहे हैं, अगर हम ऊपर ऊपर देखें तो ये ऐसा है कि वहां की गणतांत्रिक व्यवस्था से वहां की कुछ जनता का एक वर्ग संतुष्ट नहीं है और वो चाहता है कि राजा का दौर फिर से लौटे, हिंदू राष्ट्र फिर से बने जैसे कि 2008 के पहले नेपाल रहा है। क्योंकि ये जो सरकारें हैं बिल्कुल भी सफल नहीं हुई, खासतौर पर रोजगार के मामले में, आंतरिक स्थिति के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में ये सरकार बुरी तरह से फेल हुई और ये जनता की नाराजगी की मुख्य वजह है। और इस नाराजगी को कैश कर रहे हैं पूर्व राजा ज्ञानेंद्र। तो ज्ञानेंद्र कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बीच में केंद्र में आ गए। अब ज्ञानेंद्र को ताकत कहां से मिल रही है? कहा जा रहा है भारत से मिल रही है, क्योंकि भारत में एक वर्ग है जो चाहता है कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने। अब इसमें सरकार कितनी शामिल है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो काफी कुछ कह देती हैं। नेपाल में दरअसल लड़ाई है कम्युनिस्ट और हिंदुत्ववादियों की। एक तरह से हम ऊपर ऊपर कह रहे हैं कम्युनिस्ट मतलब वो पार्टियां कम्युनिस्ट जिनका सीधा संबंध चीन से है, क्योंकि कम्युनिस्टों ने शासन किया है इतने सालों से चीन में और यहाँ वो चाहते हैं कि कम्युनिस्टों का कब्जा रहे नेपाल में। ऐसा चीन क्यों चाहता है? चीन इसलिए चाहता है क्योंकि नेपाल भारत और चीन के जो संबंध है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और कर रहा है, क्योंकि ये बफर कंट्री है। भारत और चीन के बीच ये बफर कंट्री है भूटान और नेपाल। तो ये पूरा बेल्ट है जिससे के कारण सीधा कन्फ्लिक्ट नहीं होता है चीन और भारत का, लेकिन तनाव बढ़ता है तो इन देशों का या भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति बनती है नेपाल और भारत के बीच की जंग जैसे हालात के निर्मित होते हैं, तो ये दोनों कंट्रियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। भूटान तो पूरी तरह भारत के पक्ष में रहा है, जिस तरह से वहां की आंतरिक व्यवस्था में भारत का बड़ा रोल रहा है। और ऐसे ही हालात नेपाल में भी रहे इतने साल तक, 2008 के पहले तक भारत और नेपाल के संबंध कई मामलों में कई सदियों से बड़े बेहतर रहे हैं, खासतौर से सांस्कृतिक संबंध में रोटी बेटी का संबंध रहा है। भाषा से कह लें, चाहे जो भी है परिस्थितियां जो भी रही हैं, वो बड़े सदियों से संबंध रहे हैं। तो एक नेचुरल संबंध है। अब चीन चाहता है कि नेपाल, चीन को मौका तब मिला जब यहाँ पर राजशाही के खिलाफ नाराजगी बढ़ी और कम्युनिस्टों की का शासन आया, खासतौर से जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ओली। तो ये कहीं ना कहीं चीन के प्रभाव में आए और 16-17 सालों में चीन ने काफी एस्टेब्लिशमेंट किए हैं नेपाल में हर तरीके से। और चीन चाहता है कि पूरी तरह नेपाल उसके कब्जे में जाए ताकि भारत से उसका जो कन्फ्लिक्ट है उसमें उसको एज मिले। तो मुख्य लड़ाई ये है। अब भारत में जब 2014 में मोदी सरकार आई तो ये तय मानिए कि मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विदेश नीति पर मोदी सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है। इसमें कोई बहस की गुंजाइश बचती नहीं है, क्योंकि जिस तरह की विदेश नीति जितनी मजबूत हुई है पहले कभी नहीं रही। तो भारत ने सारे, चाहे अमेरिका से हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे एशियन कंट्री हो, हर दिशा में काम किया है। तो निश्चित रूप से उसका ध्यान नेपाल पर क्यों नहीं जाता, गया भी। और अगर नेपाल को अपने प्रभाव में रखना है तो वहां पर एक ऐसी मानसिकता की सरकार चाहिए
जो कहीं न कहीं सपोर्ट करती हो भारत को। तो इसमें सीधा है जब भगवा एजेंडे पर बीजेपी चलती है, तो निश्चित रूप से उसके लिए फ़ेवरेबल भारत के लिए ये होगा कि जब तक बीजेपी की सरकार है भारत में कि वहाँ पे एक हिंदू मानसिकता की सरकार हो, ज कहने के लिए एक हिंदू राष्ट्र हो। तो एक स्वाभाविक संबंध बन जाता है। तो भारत ये चाहता है। तो ये लड़ाई अब आप समझिए कि कम्युनिस्ट वर्सेस हिंदुत्व या भगवा एजेंडे की है वहाँ पर और जो अब चल रही है। अब हम नेपाल से थोड़ा अलग अगर निकल कर देखें तो चीन की लड़ाई चीन और भारत की लड़ाई जो है अप्रत्यक्ष या शीत युद्ध हम जिसको कह लें चीन और भारत के बीच सिर्फ नेपाल में नहीं, ये श्रीलंका में भी है, ये बांग्लादेश में भी है और पाकिस्तान में तो है ही काफी लंबे समय से। तो अगर हम देखें भारत चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो कहीं ना कहीं जिनमें चीनी सिंपैथाइजर की संख्या बहुत बड़ी है और पाकिस्तान इसमें अहम रोल अदा करता है। पहले श्रीलंका काफी न्यूट्रल रहा करता था और भारत से उसके अच्छे संबंध थे, लेकिन पिछले 2 दशकों में चीन ने वहां घुसपैठ बढ़ाई और आज श्रीलंका की हालत क्या है, वो दिवालिया हो चुका है। वहां पे 2 साल पहले आपने प्रदर्शन देखे तो चीन ने उसको अपने ग्रिप में लिया और इतना कर्ज दे दिया कि उससे उबर नहीं पाया, वो दिवालिया हो गया और अब बहुत कुछ परिस्थितियां वहां पर चीन के कब्जे में है। तो एक तरह से श्रीलंका गया जो चीन का प्रभाव है जहां पर। दूसरा फिर हम आते हैं बांग्लादेश, जहां अभी अभी की गतिविधियां आपने देखी, जिस तरह से शेख हसीना की सरकार गई तो उसमें भी चीन का बड़ा रोल रहा और उसमें पाकिस्तान भी शामिल रहा, क्योंकि शेख हसीना ऐसा माना जाता था कि भारत के पक्ष में रही, कहीं ना कहीं उनकी वो जो भारत सरकार के साथ उनके अच्छे संबंध रहे और वो उन्होंने कभी भी भारत को अपना एनिमी कंट्री के तौर पर नहीं देखा, क्योंकि भारत की बांग्लादेश के निर्माण में भारत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और एक बहुत बड़ा वर्ग वहां भारत का समर्थक रहा। लेकिन चीन और पाकिस्तान ने वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया और पाकिस्तान से समर्थित जो वर्ग है जो वर्तमान में वहां सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें उसका बड़ा रोल था। तो एक तरह से बांग्लादेश पे भी चीन का प्रभाव है। अब पाकिस्तान बसता है तो पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं जो हालात वहां बलूचिस्तान में बन रहे हैं उसकी बहुत बड़ी बड़ा कारण चीन भी है। जिस तरह से वहां पर ग्वादर का बंदरगाह है चीन को दिया पाकिस्तान और वहां पर जो रोड रोड कंस्ट्रक्शन है या बाकी एस्टेब्लिशमेंट में चीन का बड़ा निवेश है। तो पाकिस्तान पर भी चीन का सीधा प्रभाव। तो इस तरह चीन चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में भारत प्रतिक्रिया ना दे ऐसा हो नहीं सकता। तो नेपाल में जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं इसमें बहुत बड़ा आप ये बात उसकी बहुत बड़ी वजह ये मान सकते हैं कि भारत एक रिटालिएट कर रहा है या भारत ने जवाबी हमला बोला है चीन पर नेपाल के थ्रू। तो ये हम कह सकते हैं कि जो नेपाल में स्थितियां बन रही हैं वो भारत और चीन के बीच शीत युद्ध के कारण बन रही हैं। तो नेपाल में जो कुछ भी चल रहा है उसकी नजर उस पर पूरी दुनिया की नजर होगी, स्वाभाविक तौर पर अमेरिका की भी नजर होगी, क्योंकि अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान चीन और भारत का जो त्रिकोण है और ये जो संबंध है, क्योंकि दक्षिण एशियन कंट्री में ये तीनों देश बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। जिस तरह से ट्रम्प सरकार आई है वहां की विदेशी नीति बदली है, तो आने वाले दिनों में काफी दिलचस्प स्थितियां यहाँ बन सकती हैं और काफी कूटनीतिक चालें आपको देखने को मिलेंगी और ये युद्ध कहाँ पर जाके ठहरेगा ये देखने वाली बात होगी और इसमें नेपाल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।